हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिमला जी सुबह सुबह अपना स्नान वगैरह करके कमरे में माला फेर रही थी। मुंह पर तो जय श्री राम चल रहा था, पर मन में कुछ और ही। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए बार बार अपनी बहू विद्या को रसोई में आते जाते देख रही थी। लगता है कल रात वाली ही बात है, लेकिन बहू से पूछे कैसे, क्योंकि वो जब भी कुछ पूछती है तो विद्या बुरा मान जाती है जल्दी ही, और एक की जगह दो बातें सुना देती है। पर आज तो बात कुछ और ही है। अपनी परेशान बहू को देखकर शिमला जी से रहा भी नहीं जा रहा था। आखिर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी माला को एक तरफ रख कर जैसे तैसे अपने शॉल को ठीक करते हुए सहारा लेकर खड़ी हुई और अपनी लाठी को टेकते हुए विद्या के पास जा पहुंची। अभी रसोई के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि शिमला जी को देखते ही विद्या ने कहा, बस अम्मा जी आपकी चाय तैयार हो गई, अभी लेकर आती हूँ, आप अपने कमरे में बैठिए, क्यों ठंड में परेशान हो रही है। शिमला जी विद्या के मुंह से ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। आज तक जिस बहू ने कभी चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा, आज वो अपनी मर्जी से अपनी सास के लिए चाय बना रही है। हर रोज़ तो जब तक सुबह 8 बजे तक घर का काम करने वाली कमली नहीं आ जाती, तब तक तो चाय भी नसीब नहीं होती, और आज 7 बजे ही। पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ वो आज कैसे, आखिर क्यों। खैर शिमला जी लाठी टेकते हुए वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। लाठी को एक तरफ रखकर अपने पलंग पर खुद को कंबल से ढक कर बैठ गई। थोड़ी देर में विद्या शिमला जी की चाय लेकर उनके कमरे में आई। उन्हें उनकी चाय पकड़ा कर उनके पास ही अपनी चाय को लेकर बैठ गई। आज तो सब कुछ नया ही हो रहा था। कभी बहू उनके पास बैठना पसंद भी नहीं करती थी, और आज वो उनके साथ बैठकर चाय पी रही है। कमरे में बिल्कुल मौन पसरा हुआ था। ना शिमला जी कुछ कह रही थी, ना ही विद्या। कुछ देर मौन के बाद अचानक विद्या की आंखों में आंसू आ गए। शिमला जी ने अपने कांपते हुए हाथों से कप एक तरफ रखा और विद्या के हाथों पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो रही है। अगर तुझे ठीक लगे तो बता मुझे, क्या पता तेरी समस्या का कोई रास्ता ही निकल आए। शिमला जी के इतने प्यार भरे स्पर्श से विद्या की रुलाई फूट पड़ी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ मैं आपके माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो। शिमला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही है तुम मुझसे, बता तो सही। अम्मा जी आप तो इतने सालों से मुझे झेल रही हो, मैं तो 3 महीने में ही परेशान हो गई। समझ गई हूँ आज कि मैं सास बनना इतना आसान नहीं होता। हर बार मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती थी कि आप अपनी बहुओं में दोगला व्यवहार करती हो। आज समझ में आ रहा है कि आपके दिल पर क्या बीतती होगी। कहते हैं अपना कर्म लौट कर आता है, वो भी सूद समेत। आज वही तो हो रहा है मेरे साथ। मैंने आपके घर के 2 टुकड़े करवाए थे, और आज मेरी दोनों बहुएं एक साथ बेटे भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर शिमला जी को वो दिन याद हो आया जब उनके घर में विद्या बहू बनकर आई थी। अमीर घराने की विद्या शुरू से ही नकचड़ी स्वभाव की थी। सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी, और ये बात विदा होकर आने के दूसरे दिन ही पता चल गई। यहाँ घर की खास रिश्तेदार महिलाएं सुबह कुल देवी के यहाँ जाने के लिए विद्या और उसके पति रमन का इंतज़ार कर रही थी, पर अभी तक दोनों कमरे में से बाहर नहीं निकले थे। सुबह 6 बजे ही निकल जाना था, लेकिन अब तो 7 बजने को आए थे। अम्मा जी के कहने पर उसकी जेठानी सुमन ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। बस इसी बात का विद्या ने बतंगड़ बना दिया। जेठानी कौन होती मुझे जगाने वाली, शर्म नहीं आती अपने देवर देवरानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए। थोड़ा सा लेट चले जाते तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या। इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तो किसी के सामने क्यों झुकूंगी। रिश्तेदार महिला भी विद्या की बात सुनकर हैरान खड़ी रह गई। भला एक नई नवेली बहू इतनी जबान चला सकती है। खैर देर सवेर कुल देवी के मंदिर तो दर्शन कर ही आए। उसके बाद तो आए दिन कोई ना कोई बात को लेकर विद्या घर की शांति को भंग कर देती। खासकर अपनी जेठानी सुमन से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे हर पल यही लगता कि शिमला जी बड़ी बहू का साथ देती है।
आए दिन शिमला जी पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाती ही रहती। अरे आप तो सास हो, घर में दो बहुएं हैं तो दोनों को एक जैसा ही मान देना चाहिए ना। पर नहीं, आप भी दोगला व्यवहार करती हो। इतना सारा दहेज लेकर मैं आई हूँ पर सारा प्यार बड़ी बहू को दिखाती हो। हमने तो तुमसे दहेज मांगा नहीं था, तुम्हारे माता पिता ने अपनी मर्जी से दहेज दिया है, और फिर मैं क्यों दोगला व्यवहार करूँगी। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे तो दोनों बहुएं एक जैसे ही है। पर विद्या को ना समझना होता ना वो समझती। विद्या के जुड़वा बच्चे होने के बाद तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। अगर शिमला जी सुमन के बेटे को खिलाती तो उसे लगता कि मेरे बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। अगर शिमला जी विद्या के बेटों के लिए कोई समझाइश देती तो उसे लगता कि सारा प्यार तो जेठानी के बेटों के लिए है, बस मेरे बेटों के लिए तो रोक टोक ही है। आखिर शिमला जी समझा समझा के थक चुकी थी, इसलिए थक हार कर शिमला जी ने दोनों की रसोई अलग कर दी और खुद बड़े बेटे के साथ रहने लगी। पर अभी तक भी विद्या का यही हाल था। अपने बेटों की शादी में उसे शिमला जी को बुलाना पड़ा। तब से शिमला जी विद्या के पास ही थी, लेकिन शिमला जी का सारा काम घर में काम करने वाली कमली ही करती थी। विद्या शिमला जी के कमरे में आकर झांकती तक नहीं थी और ना ही उनसे बात करती थी। दोनों बेटों की शादी एक साथ ही की थी तो घर में दो बहुएं एक साथ आई थी, पर एक जॉब करने वाली बहू तो दूसरी होम मेकर। जॉब करना ना करना दोनों की अपनी मर्जी थी, विद्या ने किसी को रोका नहीं था। पर जॉब करने वाली बहू को लगता कि मैं तो बाहर जाकर कमाती हूँ और मैं घर का काम क्यों करूँ। वही घर संभालने वाली बहू को ये लगता कि दूसरी बहू तो बन ठन के निकल जाती है, मैं क्या घर की नौकरानी हूँ। बस इसी बात को लेकर शादी के 15-20 दिन बाद ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। अब विद्या कुछ कहती है तो बहुएं बात पकड़ लेती है। आप तो सास हो, अपनी बहुओं में पक्षपात करती हो। आपके लिए अपनी दोनों बहुएं एक जैसी होनी चाहिए। अभी तक तो दोनों बहुओं में ही बहस होती थी, लेकिन कल रात तो बेटे भी इसमें शामिल हो गए। विद्या ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दोनों तरफ से विद्या पर इल्ज़ाम लगने लगे। जो कल घर में हो रहा था उसे देखकर विद्या को अपना किया याद आने लगा था। हालांकि शिमला जी ने भी रोकने की कोशिश की थी, पर जो अपनी सास की ही नहीं सुन रही वो दादी सास की क्या सुनती। आखिर दोनों बहुएं रूठ कर अपने अपने मायके जाकर बैठ गई, साथ में अपने अपने पतियों को भी ले गई। इसलिए आज घर में इतनी शांति पसरी हुई थी। खैर, शांति को तोड़ते हुए शिमला जी ने विद्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू रोना बंद कर। अब तुझे पता चल चुका है ना कि सास बनना आसान नहीं होता। आप गलत नहीं होते हो, बस सास नाम ही ऐसा है कि हर कोई आपको गलत समझता है। पीढ़ियों में अंतर आ जाता है, पर इस सोच में अंतर नहीं आता। आप समझाइश भी दोगे ना तो उसको गलत मतलब ही निकाल लिया जाएगा, इसलिए आंसू बहाना बंद कर। शिमला जी की बातों से विद्या को काफ़ी संबल मिला। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शिमला जी ने मुस्कुराकर कहा, वही जो मैंने किया वही तू कर। जीने दे दोनों को अपनी ज़िंदगी। रिश्तों में दरार आए इससे अच्छा है ना कि रसोई अलग कर दो। अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद समझेंगे, अपना सम्मान खुद बनाए रखो। अम्मा जी लोग क्या? इससे पहले कि विद्या कुछ कहती अम्मा जी ने अपनी बात पूरी कर दी। लोग क्या कहते हैं ये सोच सोच कर तुम बीमार पड़ जाओगी। अभी जो बहुएं रूठ कर मायके जाकर बैठ रही है तब भी तो लोग बात कर ही रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है उन्हें अलग ही कर दो। आखिर अम्मा जी की बात विद्या को जज गई और वो चल दी अपने बेटे बहू को फ़ोन करने। आखिर निर्णय तो वे ले चुकी थी, बस अब उस पर अमल करना बाकी था। आखिर बेटों बहुओं को बुला करके रसोई अलग कर दी गई। दोनों बेटों में से बड़े बेटे ने अपनी माँ के साथ रहना ही पसंद किया, वही दूसरा बेटा घर के दूसरे माले पर शिफ्ट हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।